नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आदिकाल भाग 4 पार्ट 4। दोस्तों, बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन मतावली अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया तथा प्रामाणिक रूप से यह उपलब्ध है। दोस्तों, जैनियों की जो रचनाएं हैं वो दो प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं। नंबर 1, पहली प्रकार की रचनाएं जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतःसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड व्यवस्था आदि का खंडन, इन बातों का तो मंडन है और कर्मकांड व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। ये रचनाएं प्रायः दोहों में रचित है और मुक्तक है। दूसरी प्रकार की पद्धति जैनी साहित्य की वो क्या है? यह इस प्रकार है, इन रचनाओं में पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन गाथाएं या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया था। दोस्तों, स्वयंभू पौराणिक साहित्य के महान कवि है। यदि हम जैनियों के कवि की बात करें तो सबसे पहले जैसे हिंदी का पहला कवि रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को बताया है और स्वयंभू की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पौमचर्यू। तो दोस्तों, ये जो स्वयंभू है, ये स्वयंभू पौराणिक साहित्य के महान कवि है। इन्होंने राम काव्य को आधार मानकर पौमचर्यू की रचना की थी। इनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, पौमचर्यू, और ये राम काव्य की रचना है। तुलसीकृत रामचरितमानस में पौमचर्यू का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। तो तुलसी की रामचरितमानस भी पौमचर्यू से प्रभावित है। पौमचर्यू जो है उसमें 5 कांड है और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। तो यह महाकाव्य है और इसी आधार पर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। इसकी भाषा शैली जो है वो अपभ्रंश है, अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ पर, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू को। दोस्तों, वाल्मीकि शब्द को ध्यान से देखिए, यह शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। वाल्मीकि, मी बड़ी आएगी, बड़ी ई की मात्रा, और की में छोटी ई की मात्रा आएगी, वाल्मीकि। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और लेखक डॉक्टर भैयाणी की। डॉक्टर भैयाणी जो है वो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास मानते हैं। अपभ्रंश का देखो, सर्वमत की अगर हम बात करें, सभी का मत अगर हम रखें सामने, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। लेकिन यदि लेखक की बात करें, किसी विचारक की बात करें जैसे डॉक्टर भैयाणी, तो डॉक्टर भैयाणी जो है वो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास मानते हैं। और पुष्पदंत को, यही भैयाणी जो विचारक है डॉक्टर भैयाणी, ये डॉक्टर भैयाणी पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। तो ये कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं रोड़ा। एक कवि का नाम आपने पढ़ा होगा, रोड़ा ने जो एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा है राउरवेल 11वीं सदी की एक बहुत ही अच्छी रचना है, गद्य पद्य मिश्रित। जब गद्य और पद्य मिश्रित होते हैं तो उस रचना को चंपू काव्य कहते हैं, चंपू काव्य। तो ये चंपू काव्य है राउरवेल, जो कि प्राचीनतम है। यह धार मालवा के शिलालेख पर अंकित है। तो ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिकाल की इस ऐसी रचना का नाम बताइए जो कि धार मालवा के शिलालेख पर अंकित है। तो हमें आंसर देना है रोड़ाकृत राउरवेल। दोस्तों, रोड़ाकृत राउरवेल जो है ये श्रृंगारी लौकिक काव्य है। इसकी प्रकृति कैसी है? श्रृंगारपरक और लौकिक काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। जो अंतःपुर होता है, जो हरम होता है, उसमें रानियां जो रहती थी उसकी व्यवस्था, उसकी विभिन्न प्रदेशों की रानियों का इसमें वर्णन है। राउरवेल में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। राउरवेल से नक्षिक परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो ये भी यहाँ कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य की ऐसी रचना का नाम बताइए जिसमें नक्षिक परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो इसका आंसर होगा, जो भी आपको ऑप्शन रखे जाएं A B C D, इसका आंसर होगा रोड़ाकृत राउरवेल। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और महान लेखक हिंदी के आदिकाल के, अब्दुल रहमान की। दोस्तों, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक,
इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना जो कि किसी भारतीय भाषा में रचित है वो कौन सी है? संदेश राशक, 13वीं सदी। इसके रचयिता है अब्दुर रहमान। इसके रचयिता है अब्दुर रहमान और इनका नाम कहीं कहीं यह भी मिलता है अद्दमाण, अहद्दमाण ये भी मिलता है। यह 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य, इसमें मैसेज दिया गया है। 3 प्रकरण है और 223 223 छंद इसमें हैं। इसमें संदेश दिया गया है, संदेश काव्य है। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है और शुक्ल जी किसी भी काल को जो नामकरण देते हैं वो उसकी प्रवृत्ति के आधार पर देते हैं। चूंकि आदिकाल में काफ़ी वीर रस की प्रवृत्ति पर काव्य लिखा गया था, इसलिए इन्होंने वीर गाथा काल दिया है, नाम दिया है। लेकिन वीर गाथा काल जो नामकरण दिया गया शुक्ल जी के द्वारा, उसमें वो 12 ग्रंथ शामिल करते हैं। तो वो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं? नंबर 1 विजयपाल रासो, नंबर 2 हम्मीर रासो, नंबर 3 कीर्तिलता, नंबर 4 कीर्ति पताका, नंबर 5 विद्यापति की पदावली, 6 खुमान रासो, 7 बिसलदेव रासो, नंबर 8 पृथ्वीराज रासो, नंबर 9 जयचंद प्रकाश, नंबर 10 जय मयंक जस चंद्रिका, नंबर 11 परमाल रासो और नंबर 12 खुसरो की पहलिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि विद्यापति की जितनी भी रचनाएं हैं जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। विद्यापति की सारी रचनाएं प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है और बिसल देव की जो रचना है नरपति नाल्ल, यह भी प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं विद्यापति की। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचनाएं की थी। तो यह भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यापति की कुल रचनाओं की संख्या बताइए, ए 11, बी 12, सी 13 या डी 14। तो आपको आंसर लिखना है 14 रचनाएं। इसमें संस्कृत की 11, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। विद्यापति की 14 रचनाओं में से संस्कृत की कितनी है? तो 11 उत्तर देना है। 2 अवहट की, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट की रचनाएं हैं और 1 मैथिली की इनकी रचना है। विद्यापति को इसी कारण से मैथिल कोकिल, क्योंकि मैथिली प्रदेश के रहने वाले थे तो मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनके उपनाम हैं मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव भी इनको कहते हैं, कवि रंजन कहते हैं, कवि कंठहार कहते हैं। तो इनके कई सारे उपनाम हैं। विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता को, इनकी 2 रचनाएं बड़ी फेमस हुई, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो हम बात करते हैं कीर्तिलता। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता को, अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति की जो ये कीर्तिलता है यह ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। कई बार इसका स्वरूप भी पूछ लिया जाता है कीर्तिलता का, तो वो प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा, इसमें कीर्तिलता में क्या वर्णन है? इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन। कीर्ति सिंह अपने पिता का बदला लेता है। इसमें कवि ने जौनपुर का वर्णन किया है। तो कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है कि कौन सी रचना में जौनपुर का वर्णन किया गया है? तो कीर्तिलता में। यह सूचना मात्र है, यह ग्रंथ सूचना मात्र, एक सूचना देता है। दोस्तों हम बात करते हैं अब विद्यापति के पदावली की। विद्यापति की पदावली काफ़ी चर्चित रही, काफ़ी प्रसिद्ध रही। विद्यापति की जो पदावली है वही इनकी मूल प्रशस्ति का आधार है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। वयः संधि, जो किशोरावस्था की, जो किशोरावस्था में जो प्रेम पनपता है, किशोरावस्था में जो परिवर्तन आते हैं, उसका वयः संधि का इन्होंने वर्णन किया है, चित्रण किया है। यह रचना भक्तिपरक है। श्रृंगारिक होते हुए भी यह रचना भक्तिपरक है और कोई लोग इस पर विवाद भी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा श्रृंगारिक होते हुए भी भक्तिपरक है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो भक्ति विषयक है, कुछ लोग कहते हैं श्रृंगार विषय। तो दोनों मतों में विवाद चलता रहता है। दोस्तों पदावली में प्रार्थना के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण, इन सभी के आराधना गीत है। पदावली में है क्या? पदावली में आराधना गीत हैं, अतः इन्हें भक्त कवि भी मानते हैं। इस रचना को, पदावली को भक्त कवि भी काफ़ी मानते हैं। मिथिला में कोई भी, मिथिला प्रदेश में, मैथिल प्रदेश में, मिथिला प्रदेश में कोई भी विद्यापति को वैष्णव कवि नहीं मानता है और न ही भक्त कवि कहता है।
हाँ, बंगाल में जरूर विद्यापति को वैष्णव भक्त माना जाता है, तो ये डिफरेंस है। मिथिला में कोई नहीं मानता भक्त कवि, जबकि बंगाल में सारे इनको भक्त कवि मानते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बीसलदेव रासों की। बीसलदेव रासों में शाकंभरी नरेश बीसलदेव, शाकंभरी सांबर, जो अपने जयपुर का जो क्षेत्र है सांबर, शाकंभरी और ये सीकर वाला, तो शाकंभरी नरेश बीसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। तो बीसलदेव रासों में का नायक कौन हुआ? बीसलदेव स्वयं। नायिका कौन हुई? राजमती। और इसमें वर्णन क्या है? इन दोनों के, नायक नायिका दोनों का मिलना, बिछुड़ना, पुनर्मिलन, ये सारा, यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसलदेव रासो श्रृंगार काव्य है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासों में मिलता है। तो दोस्तों हमें इस चीज़ की पहचान करनी है कि बीसलदेव रासों में ये प्रश्न बनता है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कौन से काव्य में मिलता है? तो बीसलदेव रासों में मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे हम्मी रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, ये उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, हम्मीर रासो, ये उपलब्ध नहीं है। और हम्मीर विषयक एक पद्य प्राकृत पेंगलम में अवश्य मिलता है। प्राकृत पेंगलम में हम्मीर विषयक ग्रंथ अवश्य मिलता है। दोस्तों बात करते हैं जगनिक की। जगनिक ने एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है परमाल रासो। परमाल रासो आल्हा के रूप में भी पहचाना जाता है, क्योंकि इसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। आल्हा एक प्रकार का लोक गान है। अब बात करते हैं खुमान रासो की। खुमान रासो के विजय रचयिता है दलपति विजय। दलपति विजय इन्होंने 9वीं सदी में खुमान के युद्ध का वर्णन किया। मेवाड़ के महाराणा खुमान के युद्ध का वर्णन इन्होंने किया है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों, बाद के जो शासक महाराणा प्रताप, राज सिंह का भी वर्णन है। क्योंकि महाराणा प्रताप और राज सिंह का वर्णन भी आता है, इसलिए कई विद्वान इसको 17वीं सदी की मानते हैं। बाकी तो ये 9वीं सदी की मानी जाती है।